नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। भारत के विदेश मंत्री रिसेंटली सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए थे एंड बतौर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये उनका पहला दौरा है जो कि वो सऊदी अरेबिया के लिए कर रहे थे। इसी पर्टिकुलर दौरे पे इन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया जिसमें कि इन्होंने कहा दैट इंडिया हैज़ अ पावरफुल केस टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली जो खबर है ये कल ही सामने आई है 12 सितंबर को, जिसमें कि जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने कहा दैट इंडिया हैज अ पावरफुल केस टू बी अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी एंड द प्रिंसिपल यूएन ऑर्गन मस्ट अडैप्ट टू द इवॉल्विंग ग्लोबल कंडीशंस not only to fulfill its objectives of maintaining international security but also to remain relevant। यानी कि अगर यूएनएससी को यहाँ पे रेलिवेंट रहना है, प्रासंगिक रहना है, तो उसको यहाँ पे अपने परिषद में कुछ बदलाव लाने होंगे, तभी जाकर के जो यूएन है वो आगे बढ़ पाएगा। बल्कि इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से चेतावनी ही दे दी है कि जो करंट यूएनएससी का स्ट्रक्चर है, जो करंट यूएनएससी का फ्रेमवर्क है, वो बेसिकली एग्जिस्टिंग रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और अगर हम लोग आज परिषद को एक्सपैंड करते हैं तो इसका फायदा केवल भारत को ही नहीं बल्कि उन सभी इलाकों को होगा जिनको कि यूएनएससी में आज की घड़ी में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली हुई है। तो इसी मौके पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं सबसे पहले कि यूएनएससी में बदलाव लाने की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद चर्चा करेंगे कि इंडिया का जो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने का केस है वो एग्जैक्टली कितना स्ट्रांग है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, अगर हम यूएनएससी के बेसिक स्ट्रक्चर को समझें तो यूएनएससी में कुल मिला के जो परमानेंट मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं वो कुल मिला के 5 हैं, जिनको कि हम लोग कभी कभार परमानेंट 5 बोल देते हैं या फिर बिग 5 बोल देते हैं या फिर सबसे पॉपुलरली इनको P5 भी कहा जाता है। ये वाली जो 5 सोवरेन कंट्रीज हैं इनका नाम क्या क्या है? इसमें चाइना है, इसमें फ्रांस है, इसमें रशिया है, इसमें यूके है और इसमें यूएसए है। इन 5 कंट्रीज के पास एक बहुत ही स्पेशल पावर है जिसको कि वीटो पावर का नाम दिया गया है। ऑल 5 परमानेंट मेंबर्स हैव द पावर ऑफ वीटो। इसकी अगर हम लोग आसान भाषा में चर्चा करें तो वीटो का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई रेजोल्यूशन यूएनएससी के अंदर पेश किया गया है जिसमें कि 4 कंट्रीज उस रेजोल्यूशन के फेवर में है लेकिन एक कंट्री उस रेजोल्यूशन के खिलाफ है, तो उस केस में वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए उस रेजोल्यूशन को रद्द करवा सकती है। ये सिमिलर केस लागू होगा अगर 3 कंट्रीज फेवर में होंगी, 2 खिलाफ होंगी। सिमिलर केस लागू होगा अगर 2 फेवर में होंगी, 3 खिलाफ होंगी। कहने का मतलब कि अगर एक भी कंट्री उसके खिलाफ है यानी कि वो वाला रेजोल्यूशन आगे नहीं जा पाएगा। ये वाली जो वीटो पावर है इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि इसका कई बार मिसयूज भी हुआ है। नाउ अगर हम बात करें कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स की आवश्यकता क्यों है, देखिए यूएनएससी हैज बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर मोर देन 75 ईयर्स। 1945 में यूएनएससी बनने में आ चुका था, 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जो आज की घड़ी है, जो आज की 21वीं सदी है, यूएनएससी बेसिकली उसकी जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि केवल हमें 5 ही कंट्रीज देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की ही बात कर लें तो केवल 2 बड़े क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्षेत्र यहाँ पे ऐसे हैं जिनको कि अच्छे से यूएनएससी के अंदर बेसिकली रिप्रेजेंटेशन देखने को नहीं मिली है, जिसमें 2 बड़े इलाके आते हैं, नॉर्थ अमेरिका का और यूरोप का। आपके सामने ये वाला मैप भी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। नॉर्थ अमेरिका में आपको यूएसए देखने को मिल जाती है, मेजर कंट्री। यूरोप में आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे यूके है, उसके बाद यहाँ पे फ्रांस है और उसके बाद आपको यहाँ पे रशिया देखने को मिल जाती है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया जो कि बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है उसमें आपको केवल एक चाइना देखने को मिलती है, लेकिन और कोई भी यहाँ पे कंट्री देखने को नहीं मिलती है। यानी कि एशिया एज एन कॉन्टिनेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा अंडर रिप्रेजेंटेड है। और इसके अलावा कई सारे और बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स जैसे कि हम अफ्रीका की बात करते हैं, इसको कोई भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। इसके अलावा अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात करते हैं, इसको भी कोई रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं दी गई है। इवन ऑस्ट्रेलिया, ना यहाँ पे कोई भी और पैसिफिक कंट्रीज को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इंडिया जो कि दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको भी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई है। कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी अनडेमोक्रेटिक है और वो काफ़ी ज़्यादा बायस्ड है, क्योंकि जो पुरानी पावर्स थी केवल उन्हीं को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दी गई है। सेकेंड इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वीटो पावर का। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अगर एक कंट्री भी किसी रेजोल्यूशन को मना कर दे तो वो रेजोल्यूशन आगे पास नहीं होता है। अगर हम लोग लेटेस्ट डेटा की बात करें तो सिंस 1990 पिछले 30 सालों में
यूनाइटेड स्टेट्स हैज कास्ट अ वीटो ऑन रेजोल्यूशंस कंसर्निंग इजराइल पैलेस्टीनियन रिलेशंस 42 टाइम्स, यानी कि यूएसए ने बेसिकली अपनी वीटो पावर का जो इस्तेमाल है या फिर गलत इस्तेमाल है वो 42 बार किया है। रशिया ने सेम चीज कम से कम 17 बार करी है और चाइना ने सेम चीज जो करी है वो कई बार टेररिस्ट की लिस्टिंग को ब्लॉक करने के लिए करी है, जिसमें कि मसूद अजहर का नाम भी आता है, जो कि इंडिया के लिए काफी बड़ा झटका था अपने आप में, बिकॉज चाइना जो है वो अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल यहां पे गलत तरीके से कर रही थी। क्लियरली वीटो पावर में भी हमें रिफॉर्म्स लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बल्कि ये वाला जो पूरा का पूरा चार्ट है वो आपको दिखाता भी है कि किस तरीके से अलग अलग मेंबर कंट्रीज ने, अलग अलग परमानेंट मेंबर्स ने अपनी वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया है। इसके बाद अगर बात करते हैं, कई सारे बड़े बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो कि आज की घड़ी में रेलेवेंट हो चुके हैं, आज के टाइम में रेलेवेंट हो चुके हैं, जैसे कि इंटरनेट की बात हुई, जैसे कि स्पेस की बात हुई, स्पेस वॉरफेयर की बात हुई, हाई सीज की बात हुई, या फिर टेररिज्म की बात हुई, क्लाइमेट चेंज की बात हुई, साइबर सिक्योरिटी की बात हुई, पब्लिक हेल्थ की बात हुई। इन सभी चीज़ों को लेकर जो यूएन है वो या तो शांत है या फिर यूएन के पास कोई भी यहाँ पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जिसके तहत वो इन चीज़ों को लेकर कोई भी स्टेटमेंट या फिर किसी प्रकार की कोई काम कर सके। ये सभी चीजें बताती हैं कि यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने की कड़ी आवश्यकता है। बल्कि जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल, पूर्व सेक्रेटरी जनरल मिस्टर कोफी आनंद थे, इन्होंने भी यहां पर सिमिलर चीज कही थी जो कि डॉक्टर जयशंकर आज कह रहे हैं, दैट द सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट ईदर रिफॉर्म और रिस्क बिकमिंग इंक्रीजिंगली इररेलेवेंट, यानी कि जब तक सिक्योरिटी काउंसिल यहां पे बदलेगा नहीं तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो यहां पे इररेलेवेंट साबित हो सकता है। और ये वाली खबर आप देखिए, आज से 5 साल पहले खबर है, ऑलमोस्ट 6 साल पहले की खबर है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मस्ट बी रिवैम्प्ड और रिस्क इररेलेवेंस, तब ये 5 साल 6 साल पहले कही गई थी। तो आज ये चीज और भी रेलेवेंट हो जाती है, बिकॉज अब जो जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक रियलिटीज हैं वो और भी तेजी से बदल रही हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो परमानेंट मेंबरशिप का केस है वो कितना स्ट्रांग है, तो इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप में बड़े बड़े आर्गुमेंट्स आते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं भारत की ऐतिहासिक एसोसिएशन की विद द यूएन सिस्टम, याद रखिए इंडिया जो है इट इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएन, और इंडिया हमेशा ही एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है उन सभी इनिशिएटिव्स में जो भी यूएन के द्वारा ली गई हैं। इंडिया हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ इनिशिएटिव्स सच एज एमडीजीज हुए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हुए, बल्कि एसडीजीज हुए जिसको कि हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बोलते हैं। इन सभी चीजों में इंडिया हमेशा ही फोरफ्रंट पे रहा है। इनफैक्ट इंडिया को पहले मौका दिया भी गया था यूएनएससी में ज्वाइन करने का, लेकिन इंडिया ने उस ऑफर को डिनाई किया था ड्यू टू द कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स इन दैट पर्टिकुलर एरा। इसके बाद अगर बात करें, यूएन का एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है जिसको कि हम लोग पीस कीपर्स प्रोग्राम बोलते हैं, उसमें भी अगर हम लोग डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जितनी डिप्लॉयमेंट यहां पे P5 कंट्रीज के द्वारा नहीं करी गई है उससे ज्यादा डिप्लॉयमेंट केवल और केवल इंडिया के द्वारा करी गई है। इसमें 3802 ट्रूप्स फॉर यूएन फ्रॉम यूएन मेंबर स्टेट्स हैव गिवन देयर लाइव्स डिफेंडिंग द यूएन चार्टर, जिसमें कि मैक्सिमम जो यहां पे लोगों के द्वारा अपनी जान दी गई है वो लोग भी इंडिया को ही बिलोंग करते हैं। इसको लेकर एक बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल है जो कि MEA की वेबसाइट पे आपको जाकर देखने को मिल जाएगा, जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया का यूएन पीस कीपिंग प्रोग्राम में कितना बड़ा योगदान रहा है। इसके बाद अगर हम इंडिया की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इट इज अ वेल नोन फैक्ट कि वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हम सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हैं। हमारी जो इकोनॉमी है वो अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो चुकी है। आपको मालूम होगा रिसेंटली हमने यूके को सरपास किया। इंडिया इज ऑल्सो अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, हमने अपने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद ये प्रूफ कर दिया है कि हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। और बल्कि जो दुनिया में आने वाली मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स हैं जैसे कि MTCR हुआ, वासनार एग्रीमेंट हुआ, इनमें भी हम लोग ऑलरेडी सदस्य बन चुके हैं। इतना ही नहीं, इंडिया का जो क्लेम है वो G4 कंट्रीज के द्वारा भी सपोर्ट किया गया है। इनफैक्ट जो मेजॉरिटी परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनएससी के, जिसमें कि आप केवल चाइना को छोड़ दीजिए, वो भी इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। और जो मेजॉरिटी कंट्रीज हैं UNGA में, वो भी इंडिया की सदस्यता को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड की, उसका भी इंडिया काफी लंबे टाइम से प्रतिनिधित्व करता आया है। इंडिया हैज बीन द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बिकॉज इंडिया जो है वो नाम का भी फाउंडर था और उसका बहुत लंबे टाइम तक लीडर भी था। और G77 ग्रुपिंग में भी इंडिया बहुत बड़ा योगदान निभाता आया है। देयरफॉर एक काफी क्लियर है कि इंडिया, अगर यूएनएससी में आज इंडिया को इंक्लूड किया जाता है तो उस केस में यूएनएससी जो है वो और लोकतांत्रिक बनेगा और जो भी यहाँ पे रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स हैं वो भी यूएनएससी में हमें देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को समाप्त करूंगा मैं सेम स्टेटमेंट जो कि डॉक्टर जयशंकर के द्वारा दिया गया है। उन्होंने यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम चीज कही है, दैट इंडिया हैज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ द ईयर्स लॉन्ग एफर्ट्स टू रिफॉर्म द सिक्योरिटी काउंसिल
एंड इट राइटली डिजर्व्स अ प्लेस एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो कि अपने करंट फॉर्म में डज नॉट रिप्रेजेंट द जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए या फिर नहीं? डेफिनेटली अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया सुपर कोचिंग, जिसमें कि यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोग इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं, वो भी अपने घर बैठकर। इसमें आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे, डाउट रिजॉल्व करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और आपको मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसमें आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। सभी चीजें आपको मिलेंगी मात्र और मात्र 2400 रुपए प्रति मंथ में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड A2 सर या फिर अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।